आज हम करेंगे इस चैप्टर की डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1 और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो देखो, फर्स्ट डेफिनेशन है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो परम्यूटेशन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। जैसे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, आपको पता है इस टाइप के होते हैं एग्जांपल्स। 1 1 का मतलब क्या है? एक की इमेज एक ही हो, यानी 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की 3 है, यानी एक की इमेज एक ही है। 1 की कहीं भी आपको दो इमेज नहीं दिखेंगी। 1 की इमेज 2 है तो 2 है, 1 की कोई और इमेज नहीं होगी। एंड ऑन टू का मतलब क्या है कि अगर इसमें 3 एलिमेंट है ना तो तीनों की प्री इमेज ज़रूर होगी, यानी वो तीनों के तीनों किसी ना किसी की इमेज ज़रूर होंगे। जैसे 2 1 की इमेज है, 1 2 की इमेज है और 3 3 की इमेज है। तो परम्यूटेशन का मतलब बस सिंपल सी बात है, यही है कि एस अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो परम्यूटेशन मतलब क्या? एक ऐसा फंक्शन एफ जो एस से एस पे ही डिफाइंड है लेकिन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, उसको आप बोलते हो परम्यूटेशन। नेक्स्ट आती है इक्वलिटी ऑफ परम्यूटेशंस। दो परम्यूटेशंस इक्वल कब होंगी? पहली बात तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तभी इसने कहा कि दो परम्यूटेशंस जिनकी डिग्री n है, दोनों की डिग्री n है ना, उसके बाद ही आप उनकी इक्वलिटी की बात कर सकते हो। अगर उनकी डिग्री ही सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं हो सकती। इफ कब हो गए इक्वल? अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, यानी हर किसी एलिमेंट की इमेज एफ में भी वही है और जी में भी अगर वही है तो वो दोनों इक्वल हैं। जैसे सेट 1 2 3 4 है, एफ में 1 की इमेज क्या है? 4, तो जी में क्या आनी चाहिए? 4, तभी इक्वल बोल सकते हो। और ऐसा सिर्फ 1 के लिए नहीं, इसके हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। यानी 2 की इमेज अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होने चाहिए, यहाँ 3 की अगर 1 है तो यहाँ भी 3 की 1 होने चाहिए, एंड यहाँ 4 की 2 है तो यहाँ भी 4 की 2 ही होगी, तो ही इक्वल परम्यूटेशंस हैं। तो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है हर एलिमेंट की इमेज सेम है, एफ में भी और जे में भी, तो दोनों ही इक्वल है। डिग्री सेम होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n, यानी अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसमें डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस कितनी एग्जिस्ट कर सकती हैं? n फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कोई भी सेट है तो उसमें कितने ऐसे फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो 1 1 ऑन 2 हो। तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं तो हम उसकी कितनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बना सकते हैं? n फैक्टोरियल। जितने उसमें एलिमेंट हैं उन्हीं का फैक्टोरियल ले लो, उतनी हम परम्यूटेशन बना सकते हैं। आइडेंटिटी परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि वो परम्यूटेशन अगर हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगाएं तो वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए, बस यही हमारी आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी परम्यूटेशन के इन्वर्स की। जैसे आपको मान लो ये परम्यूटेशन दी है तो इसका इन्वर्स का मतलब क्या है? इसके नीचे वाली रो को ऊपर लिख लो, ऊपर वाली रो को नीचे लिख दो। यानी एफ में अगर 1 की इमेज 3 है ना तो एफ इन्वर्स में 3 की इमेज 1 होगी। एफ में अगर 2 की इमेज 1 है ना तो एफ इन्वर्स में 1 की इमेज 2 होगी, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वल टू यानी इसे थोड़ा अरेंज करके लिख लिया इसने, तो यहाँ 1 2 3 1 2 4 ऐसे आगे पीछे पड़े हुए ना, इसने 1 2 3 4 लिख लिया। 1 की इमेज क्या थी? 2, 2 की थी 3, 3 की थी 1 एंड 4 की है 4। इन्वर्स बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट होता है परम्यूटेशन ग्रुप। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। परम्यूटेशन हमें पता है, यानी ऐसे ऐसे फंक्शंस जो एस से एस पे ही डिफाइंड हो और 1 1 हो और ऑन 2 हो, तो उन सभी परम्यूटेशंस का अगर हम सेट बना देते हैं तो वो ग्रुप फॉर्म करता है। यानी जितने भी परम्यूटेशंस है ना, जैसे हमने देखा था कि 3 एलिमेंट के सेट की कितनी परम्यूटेशन थी? 6 थी। तो उनको अगर हम एक सेट में सेट बना दें उनका, तो वो सेट एक ग्रुप बनाएगा, यानी चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर को भी, एसोसिएटिव को भी
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी। ठीक है, उसको आप परम्यूटेशन ग्रुप भी कह सकते हो, सिमेट्रिक ग्रुप भी कह सकते हो। मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। जितने भी परम्यूटेशंस हैं ना उस सेट की, उन सबको एक सेट में इंक्लूड कर लो आप, उन सबको एक सेट बना लो, तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा और उस ग्रुप को आप बोलते हो परम्यूटेशन ग्रुप, या फिर आप कहते हो सिमेट्रिक ग्रुप। ट्रांसपोजिशन आपको पता ही है, एक ऐसा साइकिल जिसकी 2 लेंथ है, जैसे ये है, इसकी लेंथ 2 है ना, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो ये साइकिल क्या है? ट्रांसपोजिशन। देखो, डिसजॉइंट साइकिल मतलब क्या? ऐसे साइकिल जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है इन देयर वन रोड रिप्रेजेंटेशन। जैसे 1 3 4 और 2 5 7, ये आपने 2 साइकिल ले ली है, साइकिल है ना, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। 1 3 4 और 2 4 5 ले लिया, इनमें 4 कॉमन है ना, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। सिंपल सी बात है। इवन परम्यूटेशन मतलब क्या? ऐसे परम्यूटेशन जिनको आप इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हो, और ऑड परम्यूटेशन जिनको आप ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है अल्टरनेटिंग ग्रुप की। परम्यूटेशन आपको पता है ना, परम्यूटेशन ग्रुप यानी जितने भी परम्यूटेशंस हैं उनका एक सेट बना लो, वो बन जाता है परम्यूटेशन ग्रुप। बस अल्टरनेटिंग ग्रुप में इतना सा डिफरेंस होता है, उसमें आप परम्यूटेशन ग्रुप में आप सारी परम्यूटेशंस ले लेते हो, लेकिन अल्टरनेटिंग ग्रुप में आप सेट बनाते हो इवन परम्यूटेशंस का। यानी परम्यूटेशंस जितने भी हैं उनमें से इवन को छांट के उनका एक सेट बना लो, उसको आप बोलते हो अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब चलो 4 थ्योरम है इसकी। फर्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। पहली थ्योरम कि जो प्रोडक्ट है ना 2 डिसजॉइंट साइकिल्स की, वो कॉम्यूटेटिव होगी। मतलब जैसे ये 2 डिसजॉइंट हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो वो कॉम्यूटेटिव होगी। मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, या फिर 2 5 7 की मल्टीप्लाई 1 3 4 से कर लो, यानी आगे पीछे किसी को भी लिख लो, आंसर सेम ही आएगा। देखो, एफ और जी 2 डिसजॉइंट साइकिल्स आपने मान लिए, यानी उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। डिसजॉइंट की डेफिनेशन कहती है ये तो, यानी कुछ कॉमन ही नहीं है। तो द एलिमेंट्स विच आर परम्यूटेड बाय एफ आर लेफ्ट अनचेंज्ड बाय जी, एंड विच आर परम्यूटेड बाय जी आर लेफ्ट अनचेंज्ड बाय एफ। यानी जो जिनकी इमेज एफ के अंडर आएगी उनकी इमेज जी के अंडर नहीं आएगी, और जिनकी इमेज जी के अंडर आ रही है उनकी एफ के अंडर नहीं आएगी। तो इसका मतलब एफ जी जी एफ के इक्वल होगा। सेकेंड थ्योरम देखो, इसने कहा हर परम्यूटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, एफ अगर कोई भी परम्यूटेशन है इस टाइप से, यानी A1 की इमेज है B1, A2 की B2, A3 की B3 एंड सो ऑन, AN की है BN। अब बिल्कुल ध्यान से समझना। पहली बात, सबसे पहले तो वो AI निकाल लो सच दैट AI इक्वल टू BI। जैसे यहाँ है ना, 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, यानी जो AI और BI इक्वल हैं एक दूसरे को, उनको हटा दो, क्योंकि साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में उनका तो कोई काम होगा ही नहीं, वो तो एक लेंथ के साइकिल हैं, उनको हम इंक्लूड ही नहीं करते। तो पहले तो उन सबको सेलेक्ट कर लो जिसके लिए AI और BI इक्वल हैं, उनको निकाल दो बाहर। अब देखो, चलो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। अगर A1 B1 के इक्वल नहीं है तो A1 की B1 इमेज होगी, यानी f ऑफ A1 इक्वल टू B1 होगा, ये तो हमें पता है। अब आपको साइकिल बनाना है, तो साइकिल के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे 1 की इमेज 2 है, तो फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 मिला, तो यहाँ पे हम 2 को ढूंढते हैं ना कहाँ है, फिर हम देखेंगे उसकी इमेज क्या है। तो उसने वही कहा, A1 की इमेज अगर B1 है तो B1 की इमेज ढूंढो। अब विच मस्ट बी इक्वल टू सम AI, जो किसी ना किसी AI के इक्वल होगी, जो कि B2 हमने मान लिया। देखो, A1 की इमेज है B1, B1 की इमेज किसी AI के इक्वल होगी, और वो हमने मान लिया B2 के इक्वल। सिंपल सी बात है, A1 की इमेज B1 मिल गई और B1 की इमेज मिल गई B2। अब ये हो सकता है कि B2 और A1 इक्वल हो, मतलब क्या? बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहले हमने A1 की इमेज निकाली थी B1, 1 की 2 आई थी,
फिर हमने B1 की निकाल ली है B2। अब ये हो सकता है कि B2 और A1 इक्वल हों, तो साइकिल क्या बन जाएगा हमारा 1 2, है ना। तो इसने वही कहा कि अगर B2 A1 के इक्वल हो जाता है तो साइकिल A1 B1 बन जाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब मान लो ये कुछ और है, 4 है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस B2 की भी कोई इमेज निकालनी पड़ेगी, है ना। तो अगर ऐसा नहीं है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो B2 की इमेज निकालो। वो क्या होगी, कुछ B3 हम आपने मान ली। अब B3 पे भी दो कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है B3 A1 के इक्वल हो, यानी 1 हो, तो साइकिल क्या बनेगा 1 2 4। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो 1 ना हो, यानी 6 हो, कुछ और हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 की आगे इमेज निकालनी पड़ेगी। तो वही इसने कहा कि अगर वो इक्वल नहीं है तो B2 की इमेज निकाल लो, जो कि B3 होगी। अगर B3 A1 के इक्वल है तो साइकिल बन गया A1 B1 B2। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो फिर आगे उसकी इमेज निकाल लो। फिर क्या बन जाएगा साइकिल, पहले A1 B1 बना था, फिर A1 B1 B2 बना, फिर A1 B1 B2 B3 बना, फिर A1 B1 B2 B3 B4 बन जाएगा। कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट वन साइकिल, हमें साइकिल ज़रूर मिल जाएगा। सिमिलरली हमें और भी बहुत सारे साइकिल्स मिल जाएंगे। दस वी ऑब्टेन डिसजॉइंट साइकिल्स, डिसजॉइंट साइकिल हमें मिल गए जिनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिसजॉइंट साइकिल्स इज गिवन परम्यूटेशन। देखो एक बात बताओ, जब हम अलग अलग से सारे सबको निकाल ही रहे हैं तो उनमें कुछ कॉमन तो था ही नहीं। जैसे अभी साइकिल हमने बनाए थे, अभी हमने बना के देखे हैं साइकिल, जैसे ये वाले हमने बनाए थे 1 2 4 एंड सो ऑन। तो जितने भी बनेंगे उनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, ये अपना अलग है, कोई और आएगा वो अपना अलग होगा। तो जितने भी साइकिल आएंगे ना वो सारे के सारे डिसजॉइंट आएंगे। और ये जो परम्यूटेशन है इसको आप उन सारे डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाओगे। ये है ऑल्टरनेटिंग ग्रुप के लिए हमने अभी किया है। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप मतलब क्या, जितनी भी इवन परम्यूटेशंस है ना उन सब का सेट बना लो, वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा। इस थ्योरम में आपको प्रूव करना है कैसे फॉर्म करेगा। तो ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्लोजर में हम क्या कहते हैं कि अगर दो उसके अंदर है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी उसके अंदर हो। तो देखो एफ और जी अगर ए एन के अंदर है, अब ए एन के अंदर सारी इवन परम्यूटेशन होती हैं, तो एफ भी इवन परम्यूटेशन है, जी भी इवन परम्यूटेशन है। अब ये तो आप जानते ही हो कि किन्हीं भी दो इवन परम्यूटेशन का प्रोडक्ट भी इवन परम्यूटेशन ही होता है। तो एफ जी का भी क्या होगा, एक इवन परम्यूटेशन होगी। अब इवन परम्यूटेशन है तो किस में चले गई, ए एन में, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करता है। तो मतलब वैसे ही जस्ट आपको लिखना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या कोई एग्जिस्ट करेगी सच दैट किसी भी परम्यूटेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो वही वाली परम्यूटेशन एज इट इज आ जाए। हाँ, आई आइडेंटिटी परम्यूटेशन अभी हमने की थी ना, कि किसी भी एलिमेंट पे लगाओ वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए। तो किसी भी परम्यूटेशन के साथ ऑपरेट करोगे वही परम्यूटेशन एज इट इज आ जाएगी, ऐसी आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। दूसरा क्या होता है कि वो उस सेट के अंदर आती भी है या नहीं, यानी क्या ये अल्टरनेटिंग ग्रुप के अंदर आएगी, आई। आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमेशा एक इवन परम्यूटेशन होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जैसा कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन इवन परम्यूटेशन है तो वो ए एन में जाएगी ना, यानी उस सेट के अंदर ही ऐसी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है सच दैट उसको किसी भी परम्यूटेशन के ऊपर लगाओ वही परम्यूटेशन एज इट इज आ जाती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे होल्ड करती है। फोर्थ एंड लास्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई भी एफ है उसके लिए एफ इनवर्स हमेशा इसमें होगी सच दैट इनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की इक्वल हो जाएगी। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हमारी यहाँ पे प्रूव हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, ए एन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल बाई 2। एक बात बताओ, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन हमने अभी देखा था, उसका ऑर्डर कितना होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है ना।
अगर सेट है उसमें 3 एलिमेंट हैं तो परमुटेशन ग्रुप में उसके परमुटेशन ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे? 3 फैक्टोरियल। अगर सेट में 4 एलिमेंट हैं तो उसके परमुटेशन ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे? 4 फैक्टोरियल। जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप की तो जितने 4 फैक्टोरियल है तो उसका हाफ होंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप में, क्योंकि टोटल में से इवन तो हाफ ही होंगी ना, हाफ इवन होती हैं, हाफ ओड होती हैं। अगर परमुटेशन ग्रुप में n फैक्टोरियल हैं तो an में कितने होंगे? n फैक्टोरियल बाय 2, यानी इवन परमुटेशन के सेट में कितने होंगे? n फैक्टोरियल बाय 2। सिमिलरली जो ओड परमुटेशन का सेट बच गया उसमें भी कितने होंगे? n फैक्टोरियल बाय 2। लेकिन वो कभी भी ग्रुप फॉर्म नहीं करता, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन होती है। तो ओड परमुटेशन वाले सेट में तो वो जाएगी ही नहीं, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए सेट ऑफ ओड परमुटेशन ग्रुप नहीं होता। लेकिन सेट ऑफ इवन परमुटेशन यानी एक अल्टरनेटिंग ग्रुप हमेशा ही ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो इस लेक्चर की और इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम पे हम चलते हैं। ये है हमारी केले थ्योरम। आप देख भी सकते हो, बहुत बार आई है और ऑलमोस्ट आती है, तो विद स्टेटमेंट आपको ये याद करनी है। क्या कहता है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। कोई भी ग्रुप ले लो, वो परम्यूटेशन ग्रुप के हमेशा ही आइसोमॉर्फिक होगा, किसी ना किसी परम्यूटेशन ग्रुप के तो आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। तो हमें एक ग्रुप लेना है, एक परम्यूटेशन ग्रुप लेना है, आपने ये प्रूव करना है कि वो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो सबसे पहले हम एक जी ग्रुप लेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। फिर उसके ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे एफ ऑफ ए। उसको ये प्रूव करेंगे कि ये परम्यूटेशन है, यानी एक ऐसा फंक्शन है ये जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी एक ग्रुप मान के जी। फिर एफ ऑफ ए को हम 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे, यानी ये प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ ए क्या है? एक परम्यूटेशन है। उसके बाद फिर हम जी डैश लेंगे, एक परम्यूटेशन ग्रुप। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ये ग्रुप बनने के लायक है भी या नहीं, यानी हम ये दिखाएंगे कि जी डैश ग्रुप है, यानी चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसको 1 1 और 2 हमने प्रूव किया। फिर हम दिखाएंगे कि जो जी डैश है ना परम्यूटेशन ग्रुप, आपको इसको ग्रुप प्रूव करना है, चारों प्रॉपर्टीज़ हम दिखाएंगे। लास्ट में फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये ग्रुप है। फिर लास्ट काम हमारा क्या है आपको पता है, हमें इस ग्रुप को और इस परम्यूटेशन ग्रुप को आइसोमॉर्फिक दिखाना है, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन फाई डिफाइन करेंगे हम, कहाँ से कहाँ तक? जी से जी डैश में। और फिर ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमने फाई फंक्शन डिफाइन किया है ना, ये आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म यानी आपको पता है होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो फाई क्या बन जाएगी? आइसोमॉर्फिज्म, यानी जी से जी डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब जी जी डैश के क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक। इसको 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म आपने दिखाना है। 1 1 मतलब एफ ए फाई बी के इक्वल मान लो, तो एफ ए बी के इक्वल हो गया, यानी ए बी के इक्वल हो गया। ये तो वही चीज़ है ना कि फंक्शन की वैल्यू सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे, क्योंकि एफ तो 1 1 है, तो फाई भी 1 1 हो गया। ऑन टू मतलब यहाँ से कोई भी एफ ऑफ ए लेके चलो, उसके लिए ए जी में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट फाई ऑफ ए एफ ए के इक्वल हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली लिखना है। और लास्ट क्या है? होमोमॉर्फिज्म, यानी फाई ऑफ ए बी आप निकालोगे वो एफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। और एफ ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए क्या है? फाई ऑफ ए। एफ ऑफ बी क्या है? फाई ऑफ बी। सो फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। सो फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, यानी 1 1 भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है और खुद से खुद पे डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारी आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन जी एंड जी डैश। ठीक है, अच्छा खुद से खुद पे नहीं है, ये जी से जी डैश पे है। तो फिर अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है ना 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो जाती है, तो हम ये कह देते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म है इसके और इसके बीच में।
अगर सेम से सेम पे डिफाइंड होती है तो हम ये कहते हैं फाई आइसोमॉर्फिज्म है उस ग्रुप पे। लेकिन ये जी और जी डैश पे है तो हम ये कहेंगे ये आइसोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में। तो ये हमारे रिजल्ट को प्रूव करता है।